Morning everyone, this is lecture number 8. Students, today we will do Bayes theorem. So statement of Bayes theorem is, if E1, E2, En are n mutually exclusive and exhaustive event such that probability of Ei is greater than 0 for each I, and E is an arbitrary event for which P of A is non-zero, then for each I goes 1 to n, the conditional probability of occurrence of Ei given that A has already occurred is P of Ei अपॉन ए. क्या बोला आपको कि E1, E2, En आपके पास एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट मीन्स इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव है. एग्जॉस्टिव का मीनिंग है कि इन सबको टोटल मिला के इन सभी की अगर आप यूनियन कर लेते हो तो पूरा सैम्पल स्पेस बन जाता है. तो ए कोई और इवेंट आपको दे रखी है, तो आपको अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसी ई आई की व्हेन ए हैज़ अकर्ड, जब ए हो चुका है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे पी ऑफ ई आई अपॉन ए. तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? आपको लिखना है ऊपर पी ऑफ ई आई अपॉन पी ऑफ ए अपॉन ई आई. बाय में ये टोटल प्रोबेबिलिटी करोगे आप ए की. जैसे लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज थी उसके अंदर हमने टोटल प्रोबेबिलिटी की थी पी ऑफ ए की होने की प्रोबेबिलिटी. तो कैसे था उसमें? अगर E1, E2, E3 थ्री इवेंट्स बन रही थी तो कैसे किया हमने? पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाई E1, पी ऑफ E2 पी ऑफ ए बाई E2, ऐसे ही पी ऑफ E3 पी ऑफ ए बाई 3. और हमें लास्ट तक जाना है जितनी भी आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थी यहाँ पर पी ऑफ ई एन अपॉन पी ऑफ ए बाई ई एन. स्टूडेंट्स, आप नॉर्मली ए बाई E1 ए बाई E2 ऐसे करके ये चीज़ें निकालते हो, तो ये तो नॉर्मली निकाली जा सकती हैं. बट जब उल्टा हो जाए, ई वाली टर्म आगे आ जाए और ए पीछे चले जाए, तो आपको ये बेस थ्योरम से फाइंड आउट करना पड़ता है. अब देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास. बैग फर्स्ट कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स. बैग सेकेंड कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स. वन बॉल इज ड्रॉन एट रेंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड फाउंड टू बी रेड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकेंड. इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि बैग फर्स्ट में 2 वाइट 3 रेड बॉल्स हैं और बैग सेकंड में 4 वाइट एंड 5 रेड बॉल्स हैं. वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम. यहाँ से एक बॉल निकाली जाती है फ्रॉम वन ऑफ द बैग. किसी भी बैग में से एक बॉल निकाली जाती है एंड फाउंड टू बी रेड. और वो कैसी मिली आपको? ये रेड मिली है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड. तो ये बताइए कि वो बैग सेकंड में से निकाली गई हो, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम एक बैग चूज़ करेंगे. लेट हम ले लेते हैं इवन बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, and E2 be the event that a ball drawn from second bag, and A be the event that a ball drawn is red. जो ये आपको गिवन है इसको आपने A मान लेना है. A be the event that a ball drawn is red. उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है कि बॉल जो है सेकंड बैग से निकली हो, यानी कि P ऑफ E2 बाई ए. सेकंड बैग से बॉल निकली हो और जब आपको पता है कि बॉल जो है रेड है, तो आपको फाइंड आउट करना है P ऑफ E2 बाई ए. अब देखिए पहले हम E1 E2 दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं. P ऑफ E1 P ऑफ E2 क्या था? 2 बैग थे, 2 बैग में से कोई एक चूज़ करना है. इसमें फर्स्ट वाला चूज़ करना है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगी. इसमें भी सेकंड वाला चूज़ करना है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगी. P ऑफ A बाई E1, ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब E1 हो चुका है. E1 मतलब आपने फर्स्ट बैग चूज़ कर लिया है, उसमें से अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए. ए क्या है आपका? रेड बॉल आना. तो यहाँ से एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/5. ऐसे ही P ऑफ A बाई E2 क्या होगा? सेकंड बैग चूज़ करना और उसमें आपकी रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी रेड बॉल है 5/9. तो मुझे बेस थ्योरम से P ऑफ E2 बाई ए फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा आपका? P ऑफ E2 करोगे बाई में P ऑफ A बाई E2 अपॉन P ऑफ, यहाँ पे ए के होने की टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है आपको नीचे. P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2. ये देखिए ये आपको बिल्कुल सेम यही वाली वैल्यू यहाँ पे ऊपर है, जिसकी भी आपको फाइंड आउट करनी है ऊपर वही सेम टू सेम आएगा और टोटल में भी वो चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी. सो यहाँ पे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है. जितनी भी इवेंट हो E1 E2 E3 E4 कितनी भी इवेंट होती तो हम सभी को करते. और बाय में जो ऊपर है वो क्या लिखोगे? P ऑफ E2 बाई ए बोला गया तो पहले तो सिंपल P ऑफ E2 की निकालनी है, फिर A बाई E2 की निकालनी है. इन दोनों में डिफरेंस है A बाई E2 में और E2 बाई ए में. इसमें बोला है ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब E2 हो चुका है, लेकिन इसमें है कि E2 के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब ए हो चुका है. तो बस आपको सभी वैल्यूज पुट कर देनी है. P ऑफ E2 क्या है? 1/2. P ऑफ A बाई E2 इज़ 5/9 अपॉन P ऑफ E1 इज़ 1/2. P ऑफ A बाई E1 इज़ 3/5 प्लस P ऑफ E2 इज़ 1/2 और P ऑफ A बाई E2 इज़ 5/9. तो ऊपर से आ गया 5 अपॉन, यहाँ से आपके पास
1/2 कॉमन निकाल दीजिए, 1/2 ऊपर भी है और 1/2 नीचे भी दोनों में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन निकल के ऊपर बचेगा 5/9। यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल दिया तो 3/5, 1/2 कॉमन निकाल दिया तो प्लस बीच में 1/2 बाहर निकाल दिया तो 5/9। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 3 अर्न कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक एंड 6 रेड एंड 4 ब्लैक। सेकेंड अर्न है 4 रेड 6 ब्लैक एंड 5 रेड। आपको बोला गया 3 अर्न्स है हमारे पास, जिसमें है 6 रेड 4 ब्लैक बॉल, 4 रेड 6 ब्लैक बॉल, 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। वन ऑफ द अर्न इज सिलेक्टेड एट रेंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इनमें से कोई एक अर्न सेलेक्ट करना है पहले, फिर उसमें से एक बॉल निकालनी है। इफ़ द बॉल ड्रॉन इज रेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न। तो उसके फर्स्ट अर्न से आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स लास्ट वाले की तरह। इवन E2 E3 इवेंट ले लेंगे आप कि जो बॉल निकाली है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड अर्न से निकाली है और सिलेक्टेड रिस्पेक्टिवली। ए इवेंट है दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। तो इवन E2 E3 सभी के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3 अर्न है आपके पास, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी रहेगी 1/3। अब P ऑफ A बाई E1 निकाल लेंगे आप। जस्ट P ऑफ A बाई E1 निकाल दीजिए, लिखने की जरूरत भी नहीं है कुछ भी। P ऑफ A बाई E2 निकाल दो और P ऑफ A बाई E3 निकाल दिया। P ऑफ A बाई E1 क्या है, E1 के होने पर A के होने की प्रोबेबिलिटी। E1 क्या था, जब आप फर्स्ट टर्न सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट टर्न में से एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। यस तो यहाँ से बताइए रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, ये हो जाएगी 6/10। ऐसे ही यहाँ से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 4/10 और यहाँ से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/10। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। देन P ऑफ E1 बाई ए, P ऑफ A बाई P ऑफ E1, P ऑफ A बाई E1, P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A बाई E3। सारी वैल्यूज़ पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास, assume that a factory has 2 machines. Past record shows that machine first produces 30% of the item of the output and machine second produces 70% of the item. एक फैक्ट्री में 2 मशीन है, जो फर्स्ट मशीन है वो 30% प्रोड्यूस करती है, सेकंड मशीन है वो 70% प्रोड्यूस करती है। फर्दर 5% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन फर्स्ट वर डिफेक्टिव। जो पहली मशीन ने आइटम बनाए हैं उनमें 5% डिफेक्टिव होते हैं और ओनली 1% डिफेक्टिव होते हैं मशीन सेकंड वालों में। तो इफ़ ए डिफेक्टिव आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिफेक्टिव आइटम आ चुका है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड विद मशीन फर्स्ट एंड विद मशीन सेकंड। तो सिंपल है, आपको जो जो इवेंट्स दिख रही हैं, ए इवेंट होती है जो सब में कॉमन होती है और E1 E2 क्या होती है, डिफरेंट इवेंट होती हैं। तो E1 और E2 इवेंट है ऑफ ड्रॉइंग एन आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन फर्स्ट एंड मशीन सेकंड। E1 इवेंट है कि मशीन फर्स्ट वाला आइटम प्रोड्यूस मशीन फर्स्ट ने उसको प्रोड्यूस किया है और E2 इवेंट है जो मशीन सेकंड ने उसको प्रोड्यूस किया है। लेट ए बी द इवेंट ड्रॉइंग एंड डिफेक्टिव आइटम। एक इवेंट क्या है कि आपका डिफेक्टिव आइटम आया। इफ़ ए डिफेक्टिव आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, अगर डिफेक्टिव आइटम आ चुका है तो एक आपको ये लेनी पड़ेगी कि डिफेक्टिव आइटम आया है। तो P ऑफ E1 क्या रहेगा आपके पास, P ऑफ E1 क्या है कि जो P ऑफ E1 है कि जो आइटम ड्रॉ हुआ है वो प्रोड्यूस किया है फर्स्ट मशीन ने। तो फर्स्ट मशीन कितना प्रोड्यूस करती है, 30%। तो उसके फर्स्ट मशीन के प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है 30%, यानी कि 30/100। इसको कट कर दोगे 3/10। ऐसे ही P ऑफ E2 ये हो जाएगा 70%, 70/100 7/10 हो गया। ऐसे ही P ऑफ A बाई E1 निकालिए, P ऑफ A बाई E2 निकालिए। ये क्या है कि E1 ने उसको प्रोड्यूस किया है, E1 इवेंट थी यानी कि फर्स्ट मशीन ने प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर ए यानी कि डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए फर्स्ट मशीन के डिफेक्टिव आइटम। तो फर्स्ट मशीन के डिफेक्टिव आइटम होते हैं 5%, 5/100। ऐसे ही सेकंड मशीन के डिफेक्टिव आइटम दे रखे हैं आपको 1%, तो ये हो जाएगा 1/100। तो सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट मशीन का निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिफेक्टिव आइटम आ चुका है, उसको मशीन फर्स्ट ने प्रोड्यूस किया है, तो उसके लिए लिखोगे P ऑफ E1 बाई ए, ऐसे आप लिखोगे P ऑफ E2 बाई ए। तो P ऑफ E1 बाई ए क्या बनेगा आपका, P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 अपॉन में P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2। सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोड्यूस 25%, 35%, 40% ऑफ टोटल बोल्ट्स। ये भी बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है, उसमें 2 मशीन बोला था, इसमें 3 मशीन आ गई हैं।
ऑफ द टोटल आउटपुट 5%, 4%, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव, उनका डिफेक्टिव भी दे दिया साथ में आपको। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट इफ़ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, बोल्ट जो है वो जो आपने ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव है, तो इसको आप क्या ले लोगे, ए ले लोगे, जो चीज़ गिवन है उसको ए मान लोगे। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सेकंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मैन्युफैक्चर किया है मशीन सेकंड में। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट इवन E2 E3 बी द इवेंट दैट द बोल्ट ड्रोन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं मशीन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के किसी बोल्ट को प्रोड्यूस करने की, दे रखा है इन्होंने 25%, 35%, 40%, 25%, 35% और 40%, यानी 40/100। ऐसे ही आपको डिफेक्टिव की भी दे रखी है, पी ऑफ ए बाई इवन 5% है, पी ऑफ ए बाई E2 4%, पी ऑफ ए बाई E3 2%, कि जो मशीनों ने प्रोड्यूस किए उनमें डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मशीन जो फर्स्ट है वो 5% डिफेक्टिव बनाती है, ये 4% डिफेक्टिव बनाती है और ये 2% डिफेक्टिव बनाती है। आपसे पूछा गया था मशीन सेकंड का, यानी कि E2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई ए, तो E2 बाई ए बेस थ्योरम आप लगा दोगे, पी ऑफ E2 पी ऑफ ए बाई E2 अपॉन पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाई E1 पी ऑफ E2 पी ऑफ ए बाई E2 पी ऑफ E3 पी ऑफ ए बाई 3। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास हैं, आपको जस्ट पुट करना है एंड सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, द कंटेंट ऑफ अर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड आर एज फॉलो। अर्न फर्स्ट में है 1 वाइट 2 ब्लैक 3 रेड बॉल, अर्न सेकंड में है 2 वाइट 1 ब्लैक 1 रेड बॉल, अर्न थर्ड में है 4 वाइट 5 ब्लैक और 3 रेड बॉल्स। वन अर्न इज चूजन एट रैंडम and 2 balls are drawn which happen to be white and red. What is the probability that they come from urn first? देखिए इसमें आपको बोला गया है कि आपको इन तीनों अर्न में से किसी एक अर्न को चूज़ करना है और फिर 2 बॉल्स निकालनी है, तो उनके एक वाइट और एक रेड आने की प्रोबेबिलिटी ये आ चुकी है। 2 बॉल्स आर ड्रोन विच हैपन टू बी वाइट एंड रेड, जो कि एक वाइट है एक रेड है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट दे कम फ्रॉम अर्न फर्स्ट, की अर्न फर्स्ट से निकली हैं ये दोनों बॉल्स। तो देखिए आप क्या करोगे, इवन E2 E3 इवेंट ले लोगे दैट द अर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड आर चूजन रिस्पेक्टिवली एंड ए बी द इवेंट दैट आर 2 बॉल्स ड्रोन हैपन टू बी 1 वाइट एंड 1 रेड, जो 2 बॉल्स निकली हैं एक वाइट है और एक रेड है। अब पी ऑफ E1 E2 E3 तीनों अर्न में से किसी एक अर्न को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 1/3। अब जस्ट आपको पी ऑफ ए बाई E1 पी ऑफ ए बाई E2 पी ऑफ ए बाई E3 फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स आपको लगेगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दे कम फ्रॉम अर्न फर्स्ट, की अर्न फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अर्न फर्स्ट कितना आएगा 1/3, बट ये अर्न फर्स्ट के आने की प्रोबेबिलिटी आपने तब निकालनी है जब आपकी जो एक बॉल्स आपने निकाली हैं वो वाइट और रेड आ चुकी हैं, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ E2 अपॉन में ए की। तो पी ऑफ ए अपॉन E1 की बात करते हैं पहले। जब आपने फर्स्ट टर्न सेलेक्ट कर लिया उसमें से एक वाइट बॉल और एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से एक वाइट बॉल एक ही वाइट है तो 1C1 और एक रेड बॉल यानी कि 3 रेड हैं तो 3 में से 1 3C1 अपॉन में टोटल है 6 बॉल्स 6C2। यहाँ पे आप इनको ओपन कर दोगे 1C1 जो होगा आपका 1 आ जाएगा और 3C1 ये 3 आ जाएगा, क्योंकि NC1 क्या होता है, N ही होता है NC1, और कोई भी n हो अगर NC1 है तो वो n ही आएगा, और NC अगर 0 है देन उसकी वैल्यू 1 होती है। 6C2 इसको भी ओपन कर दीजिए, ऊपर 6 का फैक्टोरियल नीचे आएगा 6 - 2 करके 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल को ओपन कर दोगे 6 5 4 के फैक्टोरियल तक, 4 के फैक्टोरियल से वो बड़ा 4 का फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल ओपन हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो इसको सॉल्व कर लोगे 1/5 आ जाएगा। ऐसे ही आप सिमिलरली ए बाई E2 फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से एक रेड एक वाइट बॉल निकालनी है, तो यहाँ से एक वाइट निकाल लोगे 2C1, यहाँ से एक रेड निकाल लोगे 1C1 अपॉन में टोटल कितनी है, टोटल है 4 तो 4C2। सिमिलरली पी ऑफ ए बाई E3 फाइंड आउट करना है, यहाँ से एक वाइट बॉल 4C1, यहाँ से एक रेड बॉल 3C1 अपॉन में टोटल है 12C2। सॉल्व कर लीजिए। अब बेस थ्योरम लगा लेते हैं। मुझे बताना था अर्न फर्स्ट से आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ऑफ E1 बाई ए, तो क्या होगा पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाई E1, उल्टा हो जाता है, पहले पी ऑफ E1 सिंपल फिर पी ऑफ ए बाई E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए की, पी ऑफ E1 पी ऑफ ए बाई E1 प्लस पी ऑफ E2 पी ऑफ ए बाई E2 पी ऑफ E3 पी ऑफ ए बाई E3। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं। पी ऑफ E1 की वैल्यू है आपके पास 1/3, पी ऑफ ए बाई E1 की वैल्यू 1/5 अपॉन ये सेम बिल्कुल वही 1/3 इंटू 1/5 प्लस है पी ऑफ E2 है आपके पास 1/3 और पी ऑफ ए बाई E2 है 1/3 प्लस पी ऑफ E3 है 1/3 और पी ऑफ ए बाई E3 है आपके पास 2/11। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ मैन इज़ नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। एक जो आदमी है वो 4 में से 3 बार सच बोलता है।
ही थ्रोज अ डाई, वो एक डाई फेंकता है, एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज़ अ 6, और बताता है कि 6 आया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, आप बताएं कि असल में भी 6 आया था, क्योंकि जो पर्सन है वो 4 टाइम्स में से 3 टाइम्स सच बोलता है, यानी कि एक बार वो झूठ भी बोल सकता है। तो हो सकता है 6 ना आया हो और वो कह दे कि 6 आया है। तो आपको बताना है कि 6 एक्चुअल में भी आया है और उसने रिपोर्ट किया कि 6 आया है। तो देखिए, लेट E1 और E2 बी द इवेंट दैट द 6 अकर एंड 6 डज नॉट अकर। E1 मान लीजिए कि 6 आया था, E2 मान लीजिए कि 6 नहीं आया था, और एक इसको मानेंगे कि उस आदमी ने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, एंड ए बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट द 6 अकर। ये क्या है, ये दोनों में हो सकता है। 6 आया हो वो तभी भी कहेगा 6 आया है, और अगर वो 6 नहीं आया फिर भी वो कहता है अगर 6 आया है तो वो झूठ बोल रहा है। ऑब्वियसली वो दोनों काम कर सकता है, क्योंकि उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 3/4। तो 4 टाइम्स में से 3 टाइम वो सच बोलता है, लेकिन एक बार वो झूठ भी बोल देता है। तो अगर 6 नहीं भी आया तो वो कह सकता है कि 6 आया है। तो दोनों बातें होंगी। तो E1 और E2 ले लेते हैं कि 6 आया है, और E2 होगा 6 नहीं आया, और ए क्या है, ए बी द इवेंट दैट द मैन रिपोर्ट्स दैट 6 अकर। तो P ऑफ E1 क्या है कि 6 आया है। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली डाई पर 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, उनमें से 6 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही 6 है, इसलिए 1/6। और P ऑफ E2 यानी कि 6 नहीं आया। अब 6 नहीं आया तो कौन आए होंगे, 1 से लेके 5 तक का कोई ना कोई नंबर आया होगा डाई पर। तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं P ऑफ A/E1, यानी कि ए होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब E1 हो चुका है। E1 क्या है कि 6 आया है, एंड ए क्या है कि उस पर्सन ने रिपोर्ट किया कि 6 आया है। दैट मीन्स क्या है, 6 आया है, उसने बताया भी 6 ही आया है, तो दैट मीन्स वो सच बोल रहा है। तो उसके सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/4। ऐसे ही P ऑफ A/E2, इसका मतलब क्या है, E2 कहता है कि 6 नहीं आया, फिर भी उस पर्सन ने रिपोर्ट किया है कि 6 आया है, दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस कर दो उसकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 माइनस 3/4 करोगे तो 1/4। सिंपली भी लिख सकते हो आप कि अगर वो 4 टाइम्स में से 3 टाइम सच बोलता है तो 1 टाइम झूठ बोलता है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, दैट इट इज़ एक्चुअली अ 6, कि सच में 6 आया हो, यानी कि E1। तो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है जब ए हो चुका है, जब उस पर्सन ने रिपोर्ट कर दिया कि 6 आया है, तो आपको ये बताना है कि असल में भी 6 आया है या नहीं। तो P ऑफ E1/A। तो P ऑफ E1/A फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, अब क्योंकि ये उल्टा सा होता है, नॉर्मली तो हम P ऑफ A/E1, A/E2, A/E3 ऐसे फाइंड आउट करते हैं, बट ये जब उल्टा लग रहा हो कि E1/A, देन बेस थ्योरम लगानी पड़ती है। P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 अपॉन में टोटल प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A/E2। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, पुट कर दीजिए एंड सोल्व कर लीजिए। नेक्स्ट इज an insurance company insured 2000 scooter driver, 4000 car drivers, and 6000 truck drivers. The probability of their accidents are 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? एक इंश्योरेंस कंपनी ने 2000 स्कूटर ड्राइवर का, 4000 कार ड्राइवर्स का और टोटल 6000 ट्रक ड्राइवर्स का इंश्योरेंस किया है। उनके एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटीज़ भी दे रखी हैं। एक जो इंश्योर्ड पर्सन था उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप बताइए कि वो एक स्कूटर ड्राइवर था। तो E1 E2 E3 इवेंट ले लेते हैं हम, दैट ही वॉज एन स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर रिस्पेक्टिवली, एंड ए बी द इवेंट दैट द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। तो P ऑफ E1 होने की प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है, तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितने हैं स्कूटर ड्राइवर, 2000, टोटल कितने हैं पर्सन, टोटल हैं 12000, तो 2000 अपॉन 12000। ऐसे ही P ऑफ E2 क्या है, दैट मीन्स कार ड्राइवर, तो कार ड्राइवर कितने हैं 4000 बाई में टोटल 12000, सॉल्व कर लीजिए 1/3 हो गया। P ऑफ E3 ये हो जाएगा 6000 अपॉन 12000, 1/2 हो गया। तो P ऑफ A/E1 निकालिए। E1 क्या है, स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब जो पर्सन है वो मीट्स विद इन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। तो स्कूटर ड्राइवर्स के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01। ऐसे ही P ऑफ A/E2 क्या होगा, कार ड्राइवर है और एक्सीडेंट हुआ है, तो कार ड्राइवर्स के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03, दैट मीन्स 3/100। ऐसे ही P ऑफ A/E3 है 0.15, यानी कि 15/100। अब आपको फाइंड आउट करना है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो। स्कूटर ड्राइवर दैट मीन्स फर्स्ट वाला है E1, तो आपको बताना है P ऑफ E1/A। P ऑफ E1/A, जस्ट बेस थ्योरम ओपन कर दीजिए। P ऑफ E1 में आप पर आएगा P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 बाई में हो गया टोटल, तो सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 8।
By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.99. The probability that the doctor diagnosed incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray is 0.001. In a certain city, 1 in 1000 person suffers from TB. A person is selected at random and is diagnosed to have TB. What is the chance that he has actually TB? क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि किसी चेस्ट एक्सरे के बेसिस पे एक जो डॉक्टर है वो टीबी डिटेक्ट कर लेता है, उसके चांसेस हैं 0.99। दैट मीन्स किसी पर्सन को टीबी हो एक्चुअली और एक्सरे से पता भी चल जाए, डॉक्टर जो है डायग्नोज कर ले, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.99। अब क्या है प्रोबेबिलिटी दैट द डॉक्टर डायग्नोज इनकरेक्टली, जो डॉक्टर है वो गलत डायग्नोज कर लेता है, उस पर्सन को टीबी नहीं है और फिर भी डॉक्टर डायग्नोज कर देता है कि टीबी है, दैट मीन्स 0.001 उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। किसी शहर में 1000 में से एक पर्सन को टीबी है, तो ये टीबी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/1000। पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन सिलेक्ट किया गया, इज डायग्नोज टू हैव टीबी, उसको डायग्नोज हुआ कि उसको टीबी है। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द चांस दैट ही इज़ एक्चुअली हैज़ टीबी, कि उसको असल में भी टीबी हो। तो ये तो गिवन चीज़ होती है, उसको हम ए मान लेते हैं। अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड डायग्नोज टू हैव टीबी, ये तो गिवन हो गया कि पर्सन को टीबी मिली है, ओके, डायग्नोज हुआ है कि टीबी है। अब हो सकता है उसको एक्चुअली हो और हो सकता है उसको नहीं हो, क्योंकि गलत डायग्नोज भी हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, इवन और E2 विद द इवेंट दैट द वन पर्सन सिलेक्टेड आउट ऑफ 1000 इज एक्चुअली सफरिंग एंड नॉट सफरिंग फ्रॉम टीबी। इवन और E2 इवेंट है कि इवन है कि इस पर्सन को एक्चुअली टीबी है, E2 कि उस पर्सन को टीबी नहीं है। लेट ए बी द इवेंट दैट द डॉक्टर डायग्नोज इज पॉजिटिव दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टीबी। ये इवेंट ले लेते हैं कि डॉक्टर ने डायग्नोज किया है पॉजिटिव कि उस पर्सन को टीबी है। तो पी ऑफ इवन यानी कि टीबी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑब्वियसली 1/1000, एक 1000 पर्सन में से 1 को टीबी होती है। ये टीबी होने के क्या है चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है 0.001। पी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, उस पर्सन को टीबी नहीं है, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि अगर 1000 में से एक ही पर्सन को है तो 999 को नहीं है, तो 999/1000 करोगे तो 0.99 आ जाए, 999 आएगा। या फिर 1 में से माइनस कर दो ये 1/1000, तो भी सॉल्व करके आपके पास यही आएगा। आगे क्या है, पी ऑफ ए बाई इवन, इवन के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब ए हो चुका है। इवन क्या है, यानी कि टीबी है उस पर्सन को और उसके डायग्नोज हो जाए। ए क्या था कि डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया, तो पर्सन को टीबी है और डॉक्टर ने डायग्नोज भी किया, उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी थी 0.99। ये बोला था आपको कि बाई एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग, जब पर्सन को असल में टीबी हो तो वो डिटेक्ट हो जाए, वो पता चल जाए एक्सरे से, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.99। दूसरा क्या है, पी ऑफ ए बाई E2, E2 क्या है कि उस पर्सन को टीबी नहीं थी फिर भी उसको डायग्नोज किया गया कि उसको टीबी है, तो ये था द प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोज इनकरेक्टली, डॉक्टर गलती से डायग्नोज कर लेता है कि उस पर्सन को टीबी है और उसको असल में नहीं होती, तो उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.001। तो आपको बताना है वट इज़ द चांस दैट ही एक्चुअली हैज़ टीबी, क्योंकि असल में टीबी हो, असल में टीबी होने की प्रोबेबिलिटी आपने इवन ले रखी है, तो पी ऑफ इवन बाई ए, क्योंकि डॉक्टर ने तो डायग्नोज कर दिया, अ पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड इज डायग्नोज टू हैव टीबी, उसको टीबी मिल चुकी है, तो ए तो हो चुका है, अब इवन होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो सिंपल है, पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए बाई इवन, पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए बाई इवन, पी ऑफ E2, पी ऑफ ए बाई E2, वैल्यूज पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। Of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel, 40% are day scholar. किसी कॉलेज में 60% हॉस्टलियर हैं, हॉस्टल में रहती हैं, 40% डे स्कॉलर हैं, यानी कि डेली आते जाते हैं। Previous year result report that 30% of all the student who reside in hostel attain A grade. पिछले सालों के रिजल्ट दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिजाइड इन हॉस्टल, जो हॉस्टल में रहते हैं उनमें से 30% की ए ग्रेड आई है, एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड, और जो डे स्कॉलर हैं उनमें से 20% की ए ग्रेड आई है इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज़ एन ए ग्रेड, एक स्टूडेंट को चूज़ किया गया और उसकी ए ग्रेड है, तो आपको बताना है कि स्टूडेंट हॉस्टलियर है या डे स्कॉलर है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजीली है, सिंपली देखिए, आप ले लोगे हॉस्टलियर होने की ले लोगे आप E1 और डे स्कॉलर होने के लिए लोगे आप E2। तो E1 की प्रोबेबिलिटी है 60%, E2 की प्रोबेबिलिटी है 40%। फिर आप निकालोगे, यहाँ से हम ले लेंगे दैट द स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड, इस चीज़ को आप ए ले लीजिए, लेट ए बी द इवेंट दैट द स्टूडेंट दैट द सिलेक्टेड स्टूडेंट अटेन ए ग्रेड,
तो ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी जब इवन हो चुका है यानी कि होस्टलियर के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 30% यानी कि 30/100। और ऐसे ही डे स्कॉलर्स के ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 20%। ये है पी ऑफ ए बाई ई टू। और आपको निकालना क्या है होस्टलियर होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट मीन्स पी ऑफ इवन बाई ए आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, द कंप्रेशर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज एट पुणे, नासिक, नागपुर। रेफ्रिजरेटर में जो कंप्रेसर यूज़ किया जाता है वो 3 डिफरेंट फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। कहाँ कहाँ? पुणे, नासिक और नागपुर। इट इज़ नोन दैट पुणे फैक्ट्री प्रोवाइड ट्वाइस एज मैनी एज कंप्रेसर एज नासिक वन। कि जो पुणे की फैक्ट्री है उसमें नासिक की फैक्ट्री से डबल कंप्रेसर्स बनाए जाते हैं, ट्वाइस, दुगने, विच प्रोड्यूस द सेम नंबर एज द नागपुर वन ड्यूरिंग द सेम पीरियड, जो कि उतने ही बनाती है जितने की नागपुर वाली बनाती है। तो आपको देखिए यहाँ पे बोला गया आपको कि पुणे वाली जो फैक्ट्री है वो ट्वाइस प्रोड्यूस करती है नासिक वाले की, विच प्रोड्यूस द सेम एज द नागपुर, और नासिक वाली नागपुर वाले के सेम प्रोड्यूस करती है। तो देखिए नासिक को अगर हम एक्स ले लें या के ले लेते हैं, चलिए नासिक वाली मान लें के प्रोड्यूस करती है, तो पुणे क्या बोला उसका डबल प्रोड्यूस करती है, दैट मीन्स 2K हो गया। और नागपुर वाली सेम प्रोड्यूस करती है नासिक वाली के, वो भी के हो गया। ओके, तो नासिक वाली की अगर के ले लें, पुणे वाली उससे डबल करेगी 2K, और नागपुर वाली क्या करेगी उसी के सेम मतलब के ही करेगी। एक्सपीरियंस ऑल्सो शो दैट 0.2% ऑफ द कंप्रेशर produced at Pune as well as Nasik are defective, and so are 0.4% of those produced at Nagpur. ये बोला गया है आपको, experience also shows that 0.2% of the compressor produced at Pune as well as Nasik are defective, कि पुणे और नासिक दोनों में 0.2% जो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं तो उनका 0.2% डिफेक्टिव होते हैं, एंड सो आर 0.4% ऑफ दोज प्रोड्यूस्ड एट नागपुर, और नागपुर वाले कितने डिफेक्टिव होते हैं 0.4%। तो आपको बताना है कि नासिक में प्रोड्यूस हुआ हो जो भी कंप्रेसर डिफेक्टिव निकला है उसके नासिक में प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो हम ले लेते हैं E1, E2, E3 बी द इवेंट दैट द चूजन कंप्रेसर इज मैन्युफैक्चर्ड एट पुणे, नासिक, नागपुर फैक्ट्रीज रिस्पेक्टिवली। लेट ए बी द इवेंट दैट द चूजन कंप्रेसर इज डिफेक्टिव। ये ले लीजिए कि जो चूजन कंप्रेसर है वो डिफेक्टिव है। तो पी ऑफ E1 ये आपने अभी अभी लिखा है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, के कंप्रेसर्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट नागपुर एंड नासिक, एंड पुणे में हो जाएगा 2K। तो पी ऑफ E1 2K/4K, क्योंकि टोटल तो 4K हो जाएंगे अब ये, तो पुणे के 2K/4K, नासिक के K/4K, नागपुर के भी K/4K। सोल्व कर लोगे तो 1/2, 1/4, 1/4 आ गया। पी ऑफ ए बाई E1, E1 के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब ए हो चुका है, सॉरी ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए जब E1 हो चुका है, यानी कि E1 पुणे में प्रोड्यूस हुआ है उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो वो थी 0.2%। 0.2% के नाम का 100 लगा दोगे और फिर अब डेसिमल हटा लगा लीजिए, यहाँ आ जाएगा। ऐसे पी ऑफ ए बाई E2 ये भी सेम आएगा, 0.2% था, और पी ऑफ ए बाई E3 ये था 0.4%। सॉल्व कर लीजिए एंड जस्ट पी ऑफ E2 बाई ए की वैल्यू निकाल दीजिए बेस थ्योरम से। नेक्स्ट देखिए, A letter is known to have come from Tatanagar or Calcutta. On the envelope, just 2 consecutive letters TA are visible. एक लेटर है, या तो वो हो सकता है टाटानगर से आया है या फिर कलकत्ता से आया है। एनवेलोप पे जस्ट TA विजिबल है, मतलब TA ही दिख रहा है, बाकी सब आई थिंक इरेज हो चुका है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर हैज़ कम फ्रॉम टाटानगर और कलकत्ता। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो लेटर है वो टाटानगर से आया है या कलकत्ता से आया है। देखिए E1 और E2 हम ले लेते हैं दैट लेटर कम फ्रॉम टाटानगर एंड कलकत्ता रिस्पेक्टिवली। ए बी द इवेंट दैट 2 कंसिक्यूटिव लेटर विजिबल ऑन द एनवेलप। ए क्या ले लेते हैं कि 2 कंसिक्यूटिव लेटर जो है विजिबल हैं आपको T और A। ओके, तो देखिए टाटानगर से या कलकत्ता से दोनों में से किसी एक जगह से ही आया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी दोनों की 1/2। अब नाउ इन द वर्ड टाटानगर देयर आर इन ऑल 9 लेटर्स, टोटल कितने लेटर है 9, एंड विच 2 कंसिक्यूटिव लेटर TA अकर ट्वाइस। इसमें TA जो है मतलब लगातार TA 2 बार आया है। ये देखिए पहले TA हो गया फर्स्ट सेकंड, और फिर TA है फर्स्ट सेकंड, तो 2 बार इसमें TA आया है, और टोटल वर्ड कितने हैं यहाँ पे 9 है। कंसिडरिंग वन ऑफ द 2 TAs इज 1 लेटर, टी को 1 लेटर मान लो आप, वी आर लेफ्ट विद 8 लेटर्स,
कि इनमें से किसी एक टीए को एक लेटर मानते हुए, ये तो एक हो गया मान लो शुरू वाला, इसको तो एक लेटर एक बॉक्स में डाल दिया, तो कितने हुए ये टोटल बन गए 8 लेटर्स, क्योंकि वैसे तो 9 है बट टीए को एक लेटर मान लो आप फिलहाल के लिए। तो एक तो ये बन गया और बाकी के 8 थे, बाकी के सॉरी 9 थे टोटल, 9 में से 2 को निकाल लो, 7 बचे, 7 में से उन दोनों को एक मान लो, तो एक वो ले लो, 8 हो गए। आउट ऑफ विच टीए कैन अकर इन 2 वेज, जिनमें से टीए क्या है वो 2 तरीके से आ सकता है। तो पी ऑफ ए बाई इवन क्या हो जाएगा 2/8। क्यों? क्योंकि देखिए वो जो टीए है उसको तो आपने एक ही लेटर मान लिया, वो टीए ये वाला भी हो सकता है, वो टीए ये वाला भी हो सकता है, तो इसके होने के चांसेस तो 2 हैं, बट टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? टोटल पॉसिबिलिटीज 8 हैं यहाँ पर, ठीक है। टोटल जो लेटर्स हैं वो 8 बनेंगे, क्योंकि एक तो वो टीए वाला इकट्ठा, उसको तो हमने एक ही चीज़ मान लिया है, और बाकी के रह गए 7, तो ये 8 हो गए। ऐसे ही अगर हम देखें इसमें कलकत्ता में, तो यहाँ पे टीए जो है कंसेक्यूटिव में एक ही बार आया है, तो इसको एक ही लेटर मान लो, कंसीडरिंग टीए एज 1 लेटर। तो इस टीए को तो आप एक ही लेटर मान के चलो। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5, 5 बचे, 6 और एक ये 7 हो गई, 7 है टोटल, और उनमें से जो टीए है वो एक ही बार आया है, तो 1/7 हो गया। अब पी ऑफ इवन बाई ए आपको फाइंड आउट करना है, तो पी ऑफ इवन बाई ए फाइंड आउट करने के लिए पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए बाई इवन, पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए बाई इवन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ए टू, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही कलकत्ता से आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, पी ऑफ उसमें ई टू बाई ए बताओगे, उसमें भी सिंपल है, पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ई टू, पी ऑफ इवन, पी ऑफ ए बाई इवन प्लस पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ई टू, सारी वैल्यूज पुट कर लीजिए, आपके पास सारी वैल्यूज हैं, और सॉल्व कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।